नमस्कार, हेल्थ शो के इस अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हर सप्ताह की तरह आज हम एक अहम टॉपिक पे चर्चा करेंगे, एक ऐसा टॉपिक जिसमें आप सबकी जिज्ञासा हमेशा रहती है। आज हम चर्चा करेंगे हृदय रोग के बारे में, और इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे एंजियोप्लास्टी के बारे में, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और इवन जो बाईपास सर्जरी और ट्रांसप्लांट है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और किस तरह के सिम्टम्स पेश आते हैं जब हार्ट अटैक होता है, शरीर के किस भाग में दर्द होता है और कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिन्हें हम पहचान के हम ये जान सकते हैं कि ये कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है और ज़रूरत है कि एक स्पेशलिस्ट के पास जाने की, एक डॉक्टर के सलाह तुरंत से तुरंत लेने की। और क्या क्या उपचार के ऑप्शंस हमारे पास रह जाते हैं, क्या विकल्प रहते हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है, इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। और आपकी यदि कोई क्वेरीज, क्वेश्चंस, डाउट्स हैं तो आप सीधे हमारे स्टूडियोज़ में फ़ोन कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स से बात कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आज हैं डॉक्टर नीतीश नायक, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में, और साथ ही हैं डॉक्टर विनय जॉन, जो कि एक सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं चेन्नई बेस्ड। डॉक्टर साहब, आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, जैसे हमने बताया कि ये एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट्स हो, आप सीधे फ़ोन उठाकर हमारे स्टूडियोज़ में बात कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फ़ोन नंबर है 23097524, दैट्स 23097524। और यदि आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो दिल्ली का STD कोड जो है 011 ज़रूर लगाएं। द STD कोड ऑफ द कैपिटल, as you all know, is 011. So let's start off. In a short while from now, we'll be taking your calls as well. But let me begin with you, Dr. Nitish Naik. बहुत हम सुनते हैं और बहुत आम बात है हार्ट अटैक के बारे में सुनना, हार्ट फेलियर के बारे में सुनना, मगर जहाँ तक एक ले पर्सन की बात है, आम भाषा में इसको कई बार इंटरचेंजेबली यूज़ कर देते हैं लोग, चाहे वो हार्ट फेलियर हो या हार्ट अटैक हो। अगर हम सिर्फ हार्ट अटैक की बात करें तो हार्ट अटैक एग्जैक्टली होता क्या है? हार्ट अटैक एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हृदय में जो उनकी नालियाँ होती हैं उसमें रक्त का प्रभाव एकदम से बंद हो जाता है जी। जब इसमें रक्त का प्रभाव बंद हो जाता है, ब्लड फ्लो करना बंद हो जाता है तो हार्ट की जो मसल है, जो हार्ट एक पंप है, उसका काम करना बंद हो जाता है। एकदम से मरीज़ को चेस्ट में पेन होने लगता है, हृदय में दर्द होता है, वो कई बार बाजू में भी जाता है, कई बार कोई लोग बेहोश हो जाते हैं और पसीने छूटने लगते हैं, एकदम से मरीज कुछ भी नहीं कर पाता है जी। इस पेन को हम हार्ट अटैक का पेन बोलते हैं। वो कई मरीज जो डायबिटिक स्पेशली पेशेंट होते हैं उनमें कई बार उनको चेस्ट पेन इतना पता नहीं चलता है क्योंकि उस डायबिटीज़ नर्व्स को भी डैमेज कर देता है। तो कई बार डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट अटैक के सिम्टम्स सांस के जैसे सिम्टम्स होते हैं कि सांस नहीं आ रहा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मगर दर्द ज़्यादा महसूस नहीं होता। तो हार्ट अटैक के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। कई बार हार्ट अटैक के सिम्टम्स ऐसे होते हैं जैसे लोग बोलते हैं गैस हो रही है, मेरे को गैस बन रही है, तो कई बार पेट में दर्द होता है, गैस की सिम्टम्स होते हैं। तो इसके बहुत अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, इसलिए कई बार लोग कंफ्यूज करके घर में बैठे रहते हैं कि ये शायद हम एसिडिटी की दवाई दे देंगे तो इससे ठीक हो जाएगा, शायद हम कुछ ठंडा पानी पी लेंगे तो इससे ठीक हो जाएगा। और वो चूँकि जब हार्ट अटैक होता है, जो फर्स्ट आवर होता है उसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं, क्योंकि यदि आप उस समय यदि आप अपने डॉक्टर के पास चले जाएंगे, आप उनके पास अपना इलाज करवाएंगे तो वो ECG में, ब्लड टेस्ट में और बाकी जो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे उसमें एकदम से पिकअप हो जाएगा और इसके ट्रीटमेंट से आदमी की हार्ट लाइफ बच सकती है और जो सर्वाइवल है वो बिल्कुल नियर नॉर्मल लाइफ उस मरीज को वापस मिल सकती है। जी जी जी। डॉक्टर विनय जॉन, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, you know, what all first aid can we give to a patient, as Dr. Naik was saying, you know, all these symptoms if one gets, what all first aid can be given by the family or colleagues at the office or workplace? Okay, see, this is one of the most important things which has to be addressed, because the awareness of the patient is the person is very low. Okay. So he tries to ignore whatever symptoms he develops. Okay. So the first thing is like Dr. Nitish said, is the patient has to be aware that heart attack can present with not just pain but other symptoms also. Okay. Like a burning sensation, or it can even be a shoulder pain, or it can be just palpitations, or it can be giddiness.
in diabetics and elderly people, they may not have more of pain. It may be just palpitation or giddiness. So the most important thing is even the patient may not want to alarm his family, so he keeps everything to himself. So the first thing is that the patient should be aware, and he should report any sort of symptom to his relative. And then once the family is addressed or the colleagues are addressed about any sort of thing, there should not be any time wasted. Right. As soon as possible, one has to rush to the hospital. Rush to the hospital, and you need to take an ECG. And you need not go to the best hospital nearby. I mean, best hospital, it may be very far off. Even a small hospital nearby, document an ECG and check whether it is actually a heart attack or not. Because like Dr. Nitish said, the first hour is a golden hour, and the longer you delay, the risk also becomes high, and the type of treatment also, the results or the outcome of the treatment may not be as useful. So but as you said, how do we rule out the false calls? As Dr. Naik said, many a times when you have a pain in the chest, a person sitting next might say, "Arey, kuch nahi hai, it's just acidity and all." So how do you rule out that? The thing is, first you have to know your own risk factors. If you are a diabetic or if you are a smoker, or you are having a sedentary lifestyle and your food habits are bad, any sort of pain, immediately seek attention. Because here we say time is muscle. That's true. So the thing is, as soon as possible, don't waste time trying to figure out whether it is actually trying out Gelusil, trying to get rid of the symptoms. Rush. I don't want to undermine the fact that you have to rush. So even if it is a false call, it's better to because rush it's to a life hospital. now. You are going to save your own life. And the thing is, once a muscle is damaged, the recovery of the muscle may not happen as time goes by. But some small pains, like if your risk factors are very low, you don't have any risk factors, some pain, suppose you have any muscular pain, you can press and see. If it is usually the pain increases on pressing, it is usually a muscular pain. Or any sort of movement like bending or turning around, that increases the pain. That can be a muscular pain. Right. Let's start taking phone calls. Our first viewer joining from Uttarakhand is Mrs. Bhatt. Mrs. Bhatt, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे दो एक्सपर्ट्स हैं कार्डियोलॉजी से रिलेटेड, जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं. हेलो जी, आपका स्वागत है. लगता है कि कनेक्शन की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, कई बार कट जाता है कनेक्शन, होता है इस तरह के लाइव प्रोग्राम्स में. हम दोबारा इनको अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे. डॉक्टर नायक, जहाँ तक हार्ट फेलियर की बात है, एक कॉमन पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहता हूँ कि एकदम ही अलग चीज़ हुई हार्ट अटैक से. हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट जो पंप है वो डैमेज हो गया है, उसकी मसल ख़राब हो गई है, और इसलिए हार्ट की जो पंपिंग है वो कमज़ोर हो गई है. इस कमज़ोरी के कारण हार्ट अब पूरा काम कर नहीं पा रहा, उस पर स्ट्रेन पड़ रहा है, उस पर लोड पड़ रहा है, उसके कारण हार्ट पंपिंग कमज़ोर होने के कारण हार्ट फेल करने लगता है. माने ये ग्रेजुअली होने वाली चीज़ ये है? आमतौर पे जैसे हमने सुना कि हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स हैं जो टाइम पे नहीं आते, या जिसको कभी साइलेंट अटैक हो जाता है और धीरे धीरे हार्ट मसल डैमेज हो जाती है, जिनको ने टाइमली ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो जब हार्ट की मसल डैमेज हो जाती है तो ये हार्ट फेलियर बिकम्स द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस हार्ट अटैक. पर कई बार हार्ट मसल जो फेलियर है वो इसलिए भी होता है, कई बार इन्फेक्शन हो जाते हैं जो हार्ट मसल को डैमेज कर जाते हैं और हार्ट मसल कमज़ोर हो जाता है. कई ऐसे इन्फेक्शंस हैं इंडिया में, स्पेशली हमारे देश में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हार्ट फेलियर है कि जो बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है गले का, सोर थ्रोट जो होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, उससे हार्ट के उनके वाल्व ख़राब हो जाते हैं, और इस हार्ट वाल्व के डैमेज के कारण उनको हार्ट फेलियर के सिम्टम होने लगते हैं, क्योंकि हार्ट एक पंप की तरह ठीक से काम नहीं कर पाता था. तो ये सब जो लक्षण होते हैं हार्ट फेलियर के, जनरली उनमें सांस फूलने की सांस की दिक्कत आती है, थोड़ा सा भी काम करते हैं तो सांस फूलने लगता है. हार्ट क्योंकि पंप नहीं कर पाता तो बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, पेट में स्वेलिंग आ जाती है, और कई बार उनको लेटने तक में भी सांस फूलने लगता है. तो ये हार्ट फेलियर के सिम्टम होते हैं. लेते हैं हमारे कॉलर को. हमारे साथ हरीश कुमार जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से. नमस्कार हरीश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. जी सर, मैं हरीश कुमार बोल रहा हूँ. जी स्वागत है आपका. सवाल पूछिए हरीश जी, सवाल पूछिए.
जी सर, मेरे फादर को इससे पहले भी कुछ चेस्ट पेन हुआ था, तो मैंने उन डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा था माइनर हार्ट अटैक है जी। ठीक है, तो अभी दोबारा चेस्ट पेन हुआ था, तो उनको चेस्ट पेन से उनको बाजू में भी पेन शुरू हुआ था, तो अभी डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो उन्होंने कार्डियक एंजियोग्राफी के लिए सजेस्ट किया था जी। तो सर जैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, कार्डियक एंजियोग्राफी सेफ होती है या फिर किस लिए, फिर क्या? जी जी जी। डॉक्टर नायक क्या कहेंगे, वो सेफ्टी के बारे में शायद जानना चाह रहे हैं एंजियोग्राफी कि एंजियोग्राफी कितना सेफ है? एंजियोग्राफी अब एक बहुत सेफ प्रोसीजर हो गया है, क्योंकि अब एंजियोग्राफी अब एक ऐसा टेस्ट है जिसको हम आउट पेशेंट टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि पेशेंट को, जैसे इनके फादर को चेस्ट पेन हो रहा है, चलने से पेन हो रहा है, रिलीफ नहीं मिल रहा है, यदि दवाई भी खा रहे हैं और दवाई से भी उनको आराम नहीं मिल रहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता करा जाए कि ये हार्ट में पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि हार्ट का पेन जब यदि हो रहा है और दवाई के बावजूद हो रहा है, तो इसमें हमको बहुत क्लैरिटी चाहिए कि हार्ट की जो 3 नसें हैं उनमें ब्लॉकेज है कि नहीं है, यदि है तो कहाँ पे है और कितनी है, क्योंकि यदि हार्ट की जो मेजर आर्टरी है, यदि लेफ्ट मेन आर्टरी यदि बोलते हैं, यदि उसमें ब्लॉकेज है, तो चाहे पेशेंट को बिल्कुल मामूली सिम्टम भी हो, उसमें उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है यदि बाईपास सर्जरी करा जाए। ऑन द अदर हैंड, यदि कोई एक बहुत छोटी सी नस में है जिसमें हमें कई बार हम बोलते हैं कि उसके लिए कुछ भी नहीं करना, दवाइयों पे ही रहना होता है, पर ये सब टेस्ट के ये सब जानकारी केवल एंजियोग्राफी से पता चलता है। एंजियोग्राफी यानी बेसिकली एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसमें पता चलता है कि दवाई डाल के देखते हैं कि उसमें हार्ट की में ब्लॉकेजेस हैं कि नहीं है, यदि हैं तो कितनी है, कहाँ पे हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि एंजियोप्लास्टी करनी है, सर्जरी करनी है, या केवल दवाइयों पे रखना है। जी। डॉक्टर जॉन, आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर ये दोनों शब्द इस्तेमाल होते हैं, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, सिमिलर साउंडिंग, तो एंजियोप्लास्टी एक्चुअली क्या है? एंजियोग्राफी का तो डॉक्टर साहब ने बताया कि एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है पता करने के लिए, मगर फिर एंजियोप्लास्टी वो क्या है? एंजियोग्राम में, आई मीन इन एंजियोग्राम व्हाट दे डू इज यू आर इंजेक्टिंग अ डाई, and because blood cannot be seen on X-ray, so we replace that blood by injecting dye, and on an X-ray we will be able to see the 3 arteries and if there are any blocks or not. That is angiography. That is a test. Suppose there is a block or multiple blocks. When you address it with wires and balloons and stents, that is called plasty. Angioplasty, where you are actually passing a wire across the block, and then you use a balloon to dilate it, open it up, and then to prevent a re-block from happening, we put stents. So that scaffolding and that entire procedure is called angioplasty with stenting. Plain balloon angioplasty means you are just ballooning and leaving it. In very rare cases, you may just balloon and leave it without a stent also. If the diameter of the artery is small, or it is not a major artery, sometimes ballooning alone may be enough. But what about angiography? Is it a painful kind of a diagnostic test? No, and is it a kind of risky? Pain is a very subjective phenomenon actually. It is very, I mean, if you take very good care, it can be done without any pain. And sometimes I ask my patients, do you want to undergo one more angiography? Because it's so painless. And so the thing is, it's very little, actually, like when you draw blood, you put in a needle, right? It's just the same, because we give a lot of local anesthesia, and then all the hardware are passed through that point. So it is I wouldn't say, like, it's hardly painful. So it's not much of pain. No, there is no pain at all. It is a very subjective thing. There are very people who are extremely sensitive, they complain of pain. डॉक्टर नायक, जैसे ही किसी पेशेंट को पता लगता है कि उसे हार्ट का प्रॉब्लम है, वो घबरा सा जाता है, माने किसी भी पर्सन को हो ही जाता है कि अगर किसी को बताया जाए कि आपको दिल की बीमारी है या दिल से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो क्या कहेंगे आप? अगर किसी को जैसे शुरुआती दौर में पता लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, दवाइयों से क्या ये मैनेज हो सकता है कुछ सालों के लिए, या आपको माने ऑपरेशन और इस तरह के, जैसे हम बात कर रहे हैं, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करने की बिल्कुल ज़रूरत पड़ जाती है, दवाइयों से भी मैनेज हुआ? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हर एक ब्लॉकेज के लिए इलाज एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग या सर्जरी नहीं है। आज की तारीख में क्योंकि हमारी दवाइयाँ अब इतनी अच्छी हो गई हैं, तो जो भी हार्ट में जो ब्लॉकेजेस बनती हैं,
इनको कई ब्लॉकेजेस को हम मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये कई पेशेंट्स होते हैं जिनको तीनों आर्टरी में ब्लॉकेजेस रहती हैं, पर हम लोग बोलते हैं कि नहीं, आपका बाईपास सर्जरी की ज़रूरत नहीं दवाई। इसका रीज़न ये है कि डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरवीन करूँगा। हमारे एक कॉलर हैं साजिद, हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कॉल के बाद फिर इस चर्चा को हम लोग जारी रखेंगे। साजिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, एक्चुअली ये सवाल मेरे मदर के लिए है जी। उनकी एज लगभग 60 साल है और उनको डायबिटीज है जी। तो उनको कुछ प्रॉब्लम थी जहाँ पे उनके लेफ्ट हैंड में दर्द होता था और सीने में दर्द होता और सांस भी फूलती थी। तो जब हमने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने कहा कि शायद ब्लॉकेज हो सकता है जी। तो एंजियोग्राम करने के लिए उन्होंने बोला है, लेकिन अगर उनका अभी एंजियोग्राम नहीं हो सकता क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले जो ब्लड शुगर है उसको स्टेबल करवाना है जी। तो उसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहता था कि वो कैसे करें। जी जी, बहुत बढ़िया। डॉक्टर नायक, कई बार वही दिक्कत होती है, पेशेंट को कोई और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को एस्थमा है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, या जैसे साजिद बता रहे हैं कि डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, तो उस तरह के सिचुएशन में क्या कहेंगे आप? हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले एड्रेस करा जाए। जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो हम लोग किडनी के पेशेंट्स के लिए एंजियोग्राफी नहीं करते क्योंकि जो दवाई होती है वो किडनी के थ्रू निकलती है, तो किडनी और डैमेज हो सकती है, तो इसलिए किडनी का पहले टेस्ट होते हैं कि किडनी सब कुछ ठीक है। जैसे डायबिटीज़ है, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है, बहुत शुगर्स बहुत आई हैं, 400-500 जा रहे हैं, तो किडनी तो ये भी जब बहुत हाई शुगर से दवाई जब हम कॉन्ट्रास्ट मीडियम देते हैं वो भी किडनीज को डैमेज करता है, तो वी डोंट वांट दिस टू हैपन। तो ब्लड शुगर्स जब कंट्रोल करने चाहिए। हार्ट का फंक्शन देखते हैं कि पेशेंट आराम से एंजियोग्राफी करा सकता है कि नहीं, तो ये सब मेडिकल पैरामीटर्स को बिल्कुल ठीक करके तभी एंजियोग्राफी। साजिद को आप क्या एडवाइस करें? मेरा जैसे वो बोल रहे हैं कि उनकी मदर को डायबिटीज़ है, उनको चेस्ट पेन हो रहा है, उनको दवाई के बावजूद एंजियोग्राम करना चाहिए, पर जब ये सब इनके ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी सब कंट्रोल हो जाए तो यदि वो डॉक्टर से अपने कंसल्ट करें और यदि उनको वो अप्रोप्रिएट लग रहा है तो फिर आके एंजियोग्राफी हो सकती है। जी जी। साजिद, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, शायद कट गया, फ़ोन कट गया। जो हम लोग जो पहले जो चर्चा कर रहे थे कि विकल्पों के बारे में, ऑप्शंस क्या कुछ रह जाती हैं, आप वो बता रहे थे। हाँ, तो ये ऑप्शंस ये होती हैं कि जब हम लोग किसी का एंजियोग्राफी करते हैं तो यदि ब्लॉकेज निकलती है तो फिर आगे डिसाइड होता है कि उनके सिम्टम्स देख के कि उनको चेस्ट पेन कितना हो रहा है, दवाइयों से कितना कंट्रोल हो रहा है। फिर हम एक एक्सरसाइज टेस्ट करते हैं जिसको हम थैलियम टेस्ट बोलते हैं या स्ट्रेस इको कब बोलते हैं। उसमें से हम देखते हैं कि हार्ट में कितना ब्लड सप्लाई जा रहा है, ब्लड सप्लाई एडिक्वेट है कि नहीं है, और यदि ये टेस्ट आर शोइंग कि ब्लड सप्लाई स्टिल गुड तो फिर कई पेशेंट्स को हमको आगे बाईपास सर्जरी या स्टेंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर यदि हम किसी की एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग या सर्जरी नहीं करते तो हम उसको बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं कि आगे को उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। जी। डॉक्टर बिनय जॉन, जैसे हम लोग अभी एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, इंसान घबरा जाता है जब उसे लगता है कि अब वो एक हार्ट पेशेंट हो गया है, क्या उसके बाद उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिटीरिएट हो जाती है या वो एक नॉर्मल लाइफ भी जी सकता है दवाइयों के साथ? Suppose there are blocks. Okay. That can be mostly treated. If it has been treated by a bypass surgery or an angioplasty, he gets to lead a normal life, provided his heart muscles are. But there would be restrictions, I believe. No, it's only dietary lifestyle modification. Lifestyle modification, like if he was a smoker earlier, he has to stop smoking, have a low-fat diet, and good physical activity. At least 30 minutes of walking, brisk walk every day, and keeping the blood sugars under control. So doing an angioplasty or a bypass is not going to be the final solution. The patient, we have done him the best that is possible. Now it is up to him to make sure that he lives a risk-free life. So the patient has to contribute a lot in taking good care of himself. And also has to make some modifications in his lifestyle and changes. Definitely, he has to do it. Otherwise, there is a good chance that things can recur.
ओके ओके। डॉक्टर नायक, अक्सर हम लोग सुनते हैं और ख़ास तौर पे जहाँ पे फर्स्ट एड की बात आती है, एक शब्द इस्तेमाल होता है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कि इस तरह के जो पेशेंट्स को वो दिया जाए जिससे कि उनकी जान बचाए और या अस्पताल पहुँचने तक वो काफ़ी कारगर हो सकता है। हमारे दर्शकों के बेनिफिट के लिए CPR एक्चुअली है क्या, और वो किस तरह से एक ले पर्सन एक पेशेंट को दे सकता है, वो बताइए। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। CPR एक जिसको बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ये उन मरीजों के लिए करा जाता है जिनका एकदम से हार्ट चलना बंद हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि एकदम से पर्सन कोलैप्स कर जाता है, गिर जाते हैं, और फिर वो आप यदि वो बोल भी नहीं रहे, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, बेहोश से हो गए हैं, सांस नहीं ले रहे हैं, तो जब आप ऐसे पेशेंट को देखते हैं तो इनकी लाइफ एकदम से बचाने के लिए आपको उनको CPR देना पड़ता है। उसके लिए आपको चेस्ट में उनका खोल के चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, और चेस्ट कंप्रेशन करके आप उनका हार्ट को रिवाइव कर सकते हैं। और उनको उसके साथ साथ एक शॉक भी कई बार देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको डिवाइस को बोलते हैं AED, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो इसको, इन दोनों चीज़ों से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसके कई प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चे उनको ट्रेन करते हैं। तो ये सीखना पड़ेगा, ये एक सीखने की स्किल है, बहुत एक सिंपल स्किल है, बट दिस इज समथिंग जो सबको आना चाहिए। जी 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 जी। डॉक्टर जॉन, as far as other first aid issues are concerned, many a times people say that there is probably a medicine sorbitol, that if nothing else is available, or people also talk about Disprin and other tablets, that just get a tablet and put it beneath the tongue of the patient, and his chances of surviving would go up. What would you say? The thing is, sorbitrate is always better avoided, because there are certain heart attacks. If you give sorbitrate, he will deteriorate, he will collapse. So that should not, without sorbitrate should not be used. But aspirin or dissolvable aspirin, that is Disprin, that is definitely useful and life-saving. Like you can give it, ask him to chew it and swallow it. But the thing is, time should not be wasted in trying to go and get an aspirin and give him. If he has it at home or in his pocket, you can give it. But that is quite rare. But that is one thing which can be given, antiplatelet. These are blood thinners. That is aspirin, and then there are other blood thinners also called clopidogrel and ticagrelor. These are 180 mg of ticagrelor and 300 mg of clopidogrel. These can be given. But obviously these are technical things. Technical things. If it is ready at home, or if you are going to waste time to go and get it, you might as well spend that time to take him to the hospital. सच। डॉक्टर नायक, हम सब लोग अक्सर बात करते हैं, और ख़ासतौर पे पिछले शायद 2-3 दशकों में, और एवर सिंस लिबरलाइजेशन, लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आ गया है हिंदुस्तान में, ख़ासतौर पे पूरे दुनिया भर में भी हुआ होगा। क्या कहेंगे आप, किस तरह के लाइफस्टाइल ज़्यादा माने प्रीडिस्पोज करता है इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए, जो हम हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर की बात कर रहे हैं? क्या हम चेंजेस ला सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाए? इन बीमारियों को एक्चुअली हम सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही बोलते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल है। ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इसलिए बन गए हैं कि आज की जो कॉमन डे टू डे लाइफ है, लोग अर्ली मॉर्निंग वर्क पे जा रहे हैं, लेट इवनिंग रिटर्न कर रहे हैं, शाम को भी घर आके अपना काम में लगे रहते हैं, और एक बहुत फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं। इस कारणवश फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो रही है। तो ऑल दीज फैक्टर्स हैव कल्मिनेटेड कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, शुगर होने लगती है, स्मोकिंग करने लगते हैं। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि smoking is responsible not only for heart disease, it is also responsible for most cancers. और कई लोग obsessed हैं कि बस मेरे को एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी में ही करूँगा, मेरे को जिम ही ज्वाइन करना है, जबकि लोग ये नहीं समझते कि यदि हर दिन केवल यदि वो आधा घंटा चलें, या साइकिल करें, सिंपल वॉकिंग करें, या साइकिलिंग करें, या स्विमिंग करें, या वॉकिंग करें, या कोई गेम में खेलें,
वही एक एक्टिविटी सफिशिएंट है कि आपको हार्ट डिजीज़ आगे बचाने के लिए। नॉट ओनली हार्ट अटैक, आपको स्ट्रोक भी बचता है, ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होता है, ट्राइग्लिसराइड ठीक होते हैं। ओके। प्लस एक ये हो गया कि फास्ट फूड खाने का, क्योंकि जो फास्ट फूड हैं वो भी एक सोर्स ऑफ ट्रांस फैट हो गए हैं, क्योंकि उनमें बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, केक्स हैं एंड बहुत सारे जो कैंड फूड्स हैं, इन सब में बहुत हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट, शुगर और ट्रांस फैट है, जिससे हमारे को कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर ये सब होने लगा। जी जी। और अब तो बच्चे भी बिल्कुल लैपटॉप या टैब या उसी में बैठे रहते हैं, बाहर जाके नहीं खेलते हैं, एक वो जो देखा जाता है। डॉक्टर जॉन, आप क्या कहेंगे अगर खान पान की बात करें हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए भी और उनके लिए कि जो थोड़े हाई रिस्क में हैं, खान पान किस तरह का रखें कि जो एक ये जो रिस्क है हार्ट से रिलेटेड उसे मिनिमाइज किया जा सके? You are talking about dietary. Yeah, dietary. Dietary advice. What we would give is reduce the total fat intake. Yeah. And it should whatever food you take, it should be low in saturated fats. Okay. And cholesterol. Because whatever we eat, if we can metabolize it, it is okay. But the thing is, diet should not accumulate them. Diet contains carbohydrates, proteins, and fats. When you exercise, the first thing to be burnt in your body is carbohydrates. Okay. Only last the fat is touched. Right, right. So, Doctor, I will just intervene. We have a call from Ahmedabad in Gujarat. नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हेलो। हेलो। जी, स्वागत है आपका। नाम बताइए। मेरा नाम निमेश है। जी, अपना सवाल पूछिए जल्दी से। हाँ, मेरा ये सवाल है डॉक्टर से कि मेरे को 2013 में एंजियोप्लास्टी किया हुआ है, एक स्टेंट डाला हुआ है, तो मेरे को ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि स्टेंट की लाइफ होती है कितनी? हाँ जी जी। तो इनका सवाल है कि मेरे को 2013 में स्टेंट पड़ा है और इस स्टेंट की लाइफ के बारे में पूछ रहे थे। तो ऐसा है कि जब आपको स्टेंट पड़ा है और तो स्टेंट का जो लाइफ होती है वो आम तौर पे मोर देन 95% चांस होता है कि यदि एक बार स्टेंट विद इन 6 months to 1 year यदि बंद नहीं हुआ तो वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। बट उसके लिए आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी दवाइयाँ रेगुलर लेते रहें, आप अपने ब्लड थिनर को बंद ना करें, आप अपनी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखें, आप अपना शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, और एक जैसे हम जो अभी बात कर रहे थे कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, क्योंकि ये जितनी दवाइयाँ लेना तो इम्पॉर्टेंट है, पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने खान पान पे ध्यान रखें, आप धूम्रपान बंद करें, आप एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, कि या तो वॉक करें या आप कोई गेम खेलें। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आगे आपको ये ब्लॉकेज होने से बहुत बेनिफिट मिलेगा। जी, इसी ऑप्टिमिस्टिक नोट में जैसे आपने बताया कि खान पान और एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरत है, वी कैन लीड अ वेरी हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ। डॉक्टर नीतीश नायक एंड डॉक्टर विनय जॉन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह एक और मुद्दे को लेकर हम आपके साथ पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।